हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए आज हम बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होता है एमपीडीएलएड का। ठीक है, उसमें जो आपका एक पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उसी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो 2025 में आया हुआ है। आपका फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, मतलब बालावस्था एवं बाल विकास। इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है, अगर आप देखेंगे, आपका ये मतलब कि जो 7 टाइप का जो है आपका क्वेश्चन होता है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 से 3 जो आपका क्वेश्चन होता है, वो प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका 5 नंबर का होता है, मतलब 5 अंक, 1 से 3 तक का प्रश्न। और 4 से 9 तक जो होता है आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसको हम 30 शब्द में लिख सकते हैं, वो जो है प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक पर निर्धारित होता है। और क्वेश्चन आता है, आप लैंग्वेज पढ़ के समझ सकते हैं कि अगर आप 3-4 साल का क्वेश्चन देख लेंगे तो आराम से आप एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है। और अगर 10 से 13 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिएगा, जिसको आपको 75 शब्द में लिखना है, अगर 80-85 भी हो जाए तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम इतना होना ही चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है। और जो है आपका प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका 3 अंक का होता है। और 14 से 17 जो होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसको हम 120 शब्दों में लिखते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 अंक का होता है। और अगर 18 से 20 की हम बात करें तो ये हम 150 शब्द में लिखें, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। और जो है आपका 5 अंक का क्वेश्चन होता है। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 10 से 20 अंकारित विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या होता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अगर आप देखिएगा, इंस्ट्रक्शन जो है आपका लिखा भी हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी वैसा ही आता है, क्योंकि दोनों तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कंपलसरी है सारा क्वेश्चन। ठीक है। और आपका 1 से 3 में जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और जो आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन कितना, 5 नंबर का है। ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है वो 30 शब्द में लिखना है आपको। और वेरी शॉर्ट ये है ना। और शॉर्ट आंसर जो होता है वो 75 शब्द में होता है। ठीक है। और आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको 120। और ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हमको कम से कम 100 वर्ड लिमिट जो होता है वो 150 शब्द में हम लिख सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। मतलब आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या कह रहा है कि हमको वह एक सेंटेंस में आंसर देना है। ठीक है। अगर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कहता है राइट एनी वन मेथड्स नेम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए समावेशी, यहाँ देखिए कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। समावेशी शिक्षा, अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपका 2 तरह का शिक्षा होता है, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा भी। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, और आपका एक क्या होता है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, और एक आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का आप बात कीजिएगा, ये आपका वैसा शिक्षा होता है, ठीक है, जहाँ क्या होता है, सभी बच्चे, चाहे वो आपका दिव्यांग हो या किसी भी सामाजिक आर्थिक, मतलब किसी भी सांस्कृतिक भूमि से आता है, डिपेंड नहीं करता है कि अमीर है गरीब है, कहीं से भी आता है, मतलब किसी भी समुदाय के पास पैसा है या नहीं है, ये अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि एक ही कक्षा में या एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, साथ पढ़ते हैं, और उन्हें सीखने और भाग लेने में समान अवसर दिया जाता है। ऐसे मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हमको सभी को लेके साथ चलना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे किस कैसा भी आर्थिक स्थिति हो उसका, उससे मतलब नहीं है। हमको एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में साथ पढ़ाते हैं। जैसे सरकारी स्कूल का क्या मकसद है, चाहे कोई भी स्कूल हो, एक ड्रेस क्यों होता है, ड्रेस ये डिफाइन करता है कि बच्चा चाहे अमीर है या गरीब है, चाहे उसका किस कैसा भी आर्थिक स्थिति है, तो बच्चा क्या एक ड्रेस में आता है, तो वहां पे वो चीज डिसाइड नहीं होता है। ठीक है। तो एक ही कक्षा में पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि भाई ये मतलब अच्छे परिवार से है तो हम इसको अकेले पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अकेले पढ़ना है तो पढ़िए फिर। ये मतलब जो होम ट्यूशन पढ़ता है, इसलिए तो होम ट्यूशन का नाम, जिसको
है तो पढ़ता है, जिसको नहीं है तो नहीं पढ़ता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हम सभी लोग एक साथ एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक क्लास का बच्चा है, देखिए हाँ ठीक है, एक स्पेशल ये दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही कमजोर है तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के उस पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वो भी बच्चा क्लास के वैसे बच्चों में शामिल हो पाए जो अच्छा कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूसिव एजुकेशन का बात करें, एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है आपका, बहिष्कृत शिक्षा होता है। ठीक है, क्या होता है बहिष्कृत शिक्षा? बहिष्कृत शिक्षा क्या होता है, ये होता है आपका कि ये ऐसा व्यवस्था है जहाँ क्या होता है उनकी विशेष और किसी किसी बच्चे की विशेष आवश्यकताओं और या क्षमताओं के आधार पर उसको क्या होता है कि अलग विद्यालय या कक्षाओं में पढ़ाया जाता है ना? कि मतलब कि उसको ज़रूरत है अकेले पढ़ने का, उसको विशेष किसी उसके क्षमता से या उसके विशेष उसको ज़रूरत है तो उसको क्या होता है अलग पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी बच्चा साथ नहीं पढ़ता। सबसे जो मेजर अगर डिफरेंस है, अगर आप देखिएगा कि आपका समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चा एक साथ पढ़ता है, और अगर एक्सक्लूसिव एजुकेशन का आप बात करेंगे यहाँ बच्चा एक साथ नहीं पढ़ता है। ठीक है, बच्चा को बाँट दिया जाता है। ठीक है? चलिए, यहाँ क्वेश्चन क्या था आपका कि क्वेश्चन आपका था कि वन राइट एनी वन मेथड्स नेम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको कोई एक मेथड बताना है, समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि बताना है। ठीक है, कि कौन सा मेथड है, तो अगर हम बात करेंगे हम वो मेथड कह सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, सहकारी अधिगम विधि। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इसी को हम क्या कहते हैं, सहकारी अधिगम कहते हैं। अधिगम विधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइएगा तो क्या कह रहा है, गत्यात्मक कौशल के भागों का नाम लिखिए। देखिए अगर राइट द नेम ऑफ मोटर स्किल्स, आपकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका दो स्किल होता है। ठीक है, एक आपका फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है, आपका एक क्या होता है, यहाँ इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, एक आपका फाइन मोटर स्किल होता है, फाइन मोटर स्किल होता है, एक आपका क्या होता है ग्रोस मोटर स्किल होता है, ग्रोस मोटर स्किल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक फाइन मोटर स्किल होता है, एक आपका ग्रोस मोटर स्किल होता है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म मोटर स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म मोटर स्किल कहते हैं। और वहीं अगर ग्रोस मोटर स्किल का बात आप कीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, स्थूल मोटर कौशल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइन मोटर स्किल क्या होता है आपका, फाइन मोटर स्किल जो होता है ये मतलब कि ऐसा कौशल है कि जिनमें हम क्या करते हैं, हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब बारीकी से उपयोग करते हैं, जैसे पेंसिल से लिखना है ना, शर्ट का बटन लगाना, या क्या करते हैं कैंची से किसी चीज को काटना बहुत ध्यान से करते हैं, या सुई में धागा फंसाना। ठीक है, या चित्र बनाना, रंग बनाना है ना, छोटी वस्तुओं को उठाना, ये सब आपका क्या है, फाइन मोटर स्किल में आता है। अगर वहीं ग्रोस मोटर स्किल का हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्या होता है कि शरीर की बड़ी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती है, जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, और शरीर के अन्य भागों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका रनिंग हो जाएगा, जंपिंग हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा, या आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, या आप बॉल फेंकते हैं। तो देखिए सारा चीज, बॉल अगर फेंक रहे हैं तो आपका पीछे हाथ जा रहा है, आगे हाथ आ रहा हो रहा है ना, तो यही चीज कह रहा है। अब देखिए अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर आप बात कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन मोटर स्किल। दो एग्जाम्पल क्या आपका पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास का उदाहरण लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा सूक्ष्म गत्यात्मक विकास का उदाहरण के बारे में आपका पूछ रहा है, तब ये जस्ट आपको बताएं, क्या सुई में धागा फंसाना है ना, चित्र बनाना, या कैंची से काटना। ठीक है, तो ये चीज आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपका कह रहा है कि समाजीकरण की परिभाषा लिखिए, मतलब सोशलाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, सोशलाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको देखिए क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर देना है, ज्यादा लिखने का आप बहुत लेंथी लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या समझते हैं, अगर हम बात करें कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के द्वारा क्या होता है, सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, एक समाज में रह के बच्चा क्या सीखता है, सांस्कृतिक के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, है ना, क्या सीखता सीखता है। ठीक है, और तो इसी को अगर इंग्लिश में आप कहिएगा, क्या कहिएगा, चाइल्ड चाइल्ड क्या एक्वायर करता है, आपका कल्चरल कंटेंट एक्वायर करता है ना।
और उसके साथ क्या होता है, सेल्फ हुड और पर्सनालिटी, है ना। तो ये चीज आप सोशलाइजेशन के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल श्रम का अर्थ क्या है, मतलब कि चाइल्ड लेबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। चाइल्ड लेबर क्या होता है, यही ना कहते हैं कि बचपन में बच्चे से काम कराते हैं, है ना। अगर बचपन में बच्चे से काम कराते हैं तो देखिए, जब किसी जब किसी बच्चे को उसके बचपन में मतलब शिक्षा और गरिमा से वंचित कर कर जो हम करते हुए व्यवसायिक या शारीरिक श्रम के कार्यों में लगाया जाता है, मतलब वो शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे हैं, उससे हम वंचित करते हुए उसको क्या कर रहे हैं, उसको काम करा रहे हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर कहते हैं। इसी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, एक वाक्य में उत्तर देने वाला क्वेश्चन था, आपका पांच क्वेश्चन था, ठीक था। उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को देख रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर हमको लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द एज ग्रुप ऑफ चाइल्डहुड, है ना। चाइल्डहुड का अगर एज ग्रुप बोले तो वो क्या होता है, वो 6 से 12 वर्ष आपका होता है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के बाद हम करेंगे कि हाथों से संबंधित क्रियात्मक विकास क्या है, हैंड रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट क्या है, हैंड रिलेटेड बोल रहा है, तो ये हैंड रिलेटेड जो है वो आपका क्या आता है, फाइन मोटर स्किल में आता है, ठीक है, सूक्ष्म गतिविधि में आता है। तो अगर आप बात कीजिएगा, आपको डांसिंग नहीं होगा, स्विमिंग भी नहीं होगा। स्विमिंग क्योंकि आपका ये ग्रोस मोटर स्किल है, डांसिंग भी वही है आपका, साइकिलिंग भी वही है। और अगर बाल संवारना अगर बोलिएगा तो ये आपका क्या होता है, हाथों से संबंधित क्रियात्मक विकास है, ये आपका हैंड रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है। फॉर्मिंग हेयर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लगाव का सामाजिक घटक है। सोशल फैक्टर ऑफ अटैचमेंट, सोशल फैक्टर ऑफ अटैचमेंट कहाँ से होता है, ये आपका क्या होता है, माता पिता के व्यवहार से होता है, ठीक है। किससे होता है, माता पिता के व्यवहार से होता है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का बी जो है आपका सही आंसर है, डी, ठीक है। ठीक है, तीसरा का आपका क्या है, देखिए यही चीज है, सोशल फैक्टर अटैचमेंट बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथा अगर बात कीजिएगा, फैक्टर ऑफ सोशल चेंज है, आखिर आपका सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या है, आप समाज में किस चीज से चेंज, कौन सा फैक्टर है जो आपको चेंज करता है, सोशल चेंज, ठीक। सोसाइटी है या आपका धर्म है या आपका परिवार है या आपका एजुकेशन है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एजुकेशन होता है। सामाजिक परिवर्तन का कारक जो होता है एजुकेशन होता है। जब आप पढ़ेंगे तभी तो चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन, कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ था। ये जो आपका स्थापना हुआ था सन 2007 में हुआ था, ठीक है। सन 2007 में किसका, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का आपका स्थापना हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया है आपको, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का आपका क्वेश्चन आ गया है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, है ना। पियाजे के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाइगोस्की के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, जब आप इस चीज के बारे में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सीटेट, जो आपका टेट एग्जाम होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, बिहार टेट हो या सी टेट हो या आपका यूपी टेट हो, किसी भी स्टेट का जो अपना टेट होता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन होता है अगर आप देखिएगा तो। इसलिए आप जब भी डीएलएड कर रहे होते हैं तो थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है प्याजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक व्यवस्था किस स्टेज में होती है, किस वर्ष में होती है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अगर आप पियाजे का बात किए हैं तो हम आपको बता दें, पियाजे के इसमें हम 4 स्टेज को जानते हैं, ठीक है। पियाजे के अनुसार हम चार स्टेज को जानते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज जो होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है वो आपका, सेंसरी मोटर स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका, ठीक है। अगर तीसरे स्टेज की हम बात करें, तीसरा स्टेज क्या होता है आपका, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है।
अगर हम चौथे स्टेज की बात करें, चौथा स्टेज क्या होता है आपका? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अगर आप सेंसरी मोटर स्टेज की बात कीजिएगा, ये आपका इसको हम क्या कहते हैं? संवेदी गतिशील अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। बच्चा यहाँ देखिए, बच्चा यहाँ क्या सीखता है? बच्चा यहाँ जो है अपनी इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, सेंसरी मोटर में। और किसी भी वस्तु को छू कर या देख कर या पकड़ कर सीखता है। ठीक है, और बच्चे के अंदर क्या आता है? वस्तु अस्थात्व का विकास होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, मतलब कि अगर बच्चा किसी भी चीज को देख रहा है तो वो देखते रहता है। मेरी अभी छोटी सी बेटी है, ठीक है, 4.5 महीना हुआ है। वो जब हम उसको देखते हैं तो वो किसी भी चीज को जब देखती है तो वो बहुत गौर से देखती है। तो वो क्या होता है? वो आपका वही होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब कि कोई चीज उसके नजर में भाग गया, देख रहा है, कंटिन्यू लगातार देख रहा है, और देखते देखते उसको वो छूने का कोशिश करती है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो आपका क्या होता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है भाषा का विकास तेजी से होता है। ठीक है, कोई भी भाषा जो है बच्चा तेजी से सीखता है। ठीक है, और क्या होता है कि कल्पना और प्रतीकों का उपयोग करता है। ठीक है, और उसके बच्चे के अंदर जो है क्या आता है? इगोसेंट्रिज्म पाई जाती है। ठीक है, आत्म केंद्रित सोच पाई जाती है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर तार्किक सोच का विकास होता है। ठीक है, और क्या होता है? कंजर्वेशन की समझ आती है बच्चे के अंदर। ठीक है, और ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर बच्चा क्या करता है? तर्क कर सकता है किसी भी चीज के बारे में। और एक होता है लास्ट, जो होता है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टेज होता है, जो 11 वर्ष से ऊपर होता है। क्या होता है? 11 वर्ष प्लस में होता है। ठीक है, और बच्चे के अंदर क्या आता है? इसमें अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज, मतलब एक मूर्त होता है जो देखता है, एक अमूर्त जो नहीं देखता है, वो बस कल्पना कर सकता है, वो थेटिकल थिंकिंग होता है। ठीक है, और समस्या समाधान और वैज्ञानिक तर्क की क्षमताओं बढ़ती है। मतलब लंबा लंबा रीजनिंग का क्वेश्चन, जो मैथ का क्वेश्चन होता है, वो बच्चा इजी से बना सकता है। और भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या करता है? वो परिकल्पनाएं बना सकता है और सोच सकता है किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, तो ये चीज पियाजे के अनुसार ये आपका 4 स्टेज था। और यहाँ अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा है कि द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। आप देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज क्या हो जाएगा आपका? 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर, है ना? तो यही चीज हमको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका क्या कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता खाली जगह शिक्षा का एक सिद्धांत है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज ए प्रिंसिपल ऑफ, देखिए क्या है ये जो होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है ना। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है आपका? कि बाल केंद्रित शिक्षा का एक सिद्धांत होता है। ठीक है, क्या होता है? बाल केंद्रित, बाल केंद्रित है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, और ड्राइंग कैसा आपका है? ड्राइंग अभी जस्ट बोले थे फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल है, मतलब सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल है। ठीक है, ये क्या है आपका? सूक्ष्म चित्र बनाना। ठीक है, चित्र बनाना आपका क्या है? सूक्ष्म है ना, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या कहा है? शिशु का बलबलाना संप्रेषण है, खाली जगह ना। बेबलिंग इज खाली जगह कम्युनिकेशन ऑफ इन्फेंट, वो कैसा है? मतलब पूर्व भाषाई, मतलब भाषा बोलने से पहले ही ना बलबलाता है बच्चा। ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा? प्री लिंग्विस्टिक, मतलब पूर्व भाषाई या नॉन वर्बल बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा? पूर्व भाषाई। ठीक है, पूर्व भाषाई है ना, इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्री लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ दिया फाइन विटामिन सी डिफिशियंसी। विटामिन सी किसके कारण होता है? बच्चा सब जानता है, स्कर्वी है ना, स्कर्वी रोग के कारण। ठीक है, सब लोग जानता है इसको, स्कर्वी। ठीक है, तो ये चीज है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बोलें, अब यहाँ पे हम क्या है दो, ये जो क्वेश्चन में अब हम आ गए हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है कि ये राइट द फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें कह रहा है कि पृथक्करण के रूपों को लिखिए, है ना। फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन के बारे में लिखना है कि आखिर इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि कितना फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए सबसे पहले सेपरेशन का मुख्य रूप क्या होता है। मुख्य रूप जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका फिजिकल सेपरेशन होता है और आपका क्या होता है, इमोशनल सेपरेशन होता है। ठीक है, फॉर्म जो होता है आपका, फॉर्म लिखने बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन, और आप हम क्या बोल सकते हैं, इमोशनल सेपरेशन। देखिए फिजिकल सेपरेशन आपका क्या होता है, भौतिक पृथक्करण होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, भौतिक पृथक्करण होता है। और अगर इमोशनल सेपरेशन का आप बात कीजिएगा तो ये आपका क्या होता है, भावनात्मक होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, भावनात्मक हो जाएगा। देखिए हम भावनात्मक, ठीक है, ये आपका फिजिकल में क्या हो जाएगा आपका, भौतिक। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर भौतिक पृथक्करण का हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बालक का अपने माता पिता या परिवार के शारीरिक रूप से दूर होना। मतलब कि क्या होता है, बालक जो है, कोई भी जो उस घर का मेंबर है, वो बच्चा जो है वो क्या होता है, अपने माता पिता या परिवार से शारीरिक रूप से दूर होना। ठीक है, और अगर आप इसका भावनात्मक का बात कीजिएगा, इमोशनल सेपरेशन का बात कीजिएगा, कि एक ही घर में रहते हुए भी क्या होता है, आपसी प्रेम और सकारात्मक जुड़ाव की कमी होता है। एक ही घर में रह रहे हैं फिर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और आपसी प्रेम का क्या हो रहा है, हमें कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये चीज आपका इमोशनल सेपरेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है सिर्फ फॉर्म ही लिखना आता है कि फिजिकल सेपरेशन फॉर्म, और आपका क्या होता है, इमोशनल सेपरेशन। फिजिकल को हम भौतिक कहते हैं, भावनात्मक इमोशनल को कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एक आंसर भी लिखा हुआ, पृथक्करण के प्रमुख रूप हैं, हाथ से चुनना, पटकना या छीलना, छानना, या निष्पादन, असाधन स्वीकरण या चुंबक प्रतिकरण। इन का उपयोग मतलब करेंगे इनमें। आप आंसर इसमें यही लिख सकते हैं कि सेपरेशन फॉर्म के बारे में पूछा है, तो आप फिजिकल सेपरेशन और इमोशनल सेपरेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि फॉर्म ही लिखा है, आपको डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका भौतिक और इमोशनल जो आपका सेपरेशन फॉर्म होता है, दो बता देंगे, और इसके बारे में हम क्या दे देंगे, छोटा आंसर लिख देंगे। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है कि माता पिता या परिवार से शारीरिक रूप से दूर हो जाता है। इमोशनल में आपका क्या होता है, हम एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि घर में रह के हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा है कि आपसी प्रेम का जो है वो उसका कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल शोषण का क्या अर्थ है। ठीक है, चाइल्ड हरासमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि बाल शोषण का अर्थ होता है कि बच्चों के साथ शारीरिक, है ना, बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार करना तथा उनके जबरन श्रम कराना या उनके अधिकारों सुरक्षा का विकास का गंभीर उल्लंघन है। हाँ, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं चाइल्ड हरासमेंट, या आप क्या कह सकते हैं, देखिए चाइल्ड शोषण या उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है, ये किसी भी वयस्क या संस्था द्वारा, है ना, कहीं बच्चा रह रहा है, ठीक है, किसी भी संस्था में, वहाँ क्या होता है कि द्वारा बच्चे के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार से है। ठीक है, अब किसी हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शारीरिक, इसके अब देखिए इसके अंदर आखिर कौन कौन सा आ सकता है आपका, जैसे शारीरिक चोट, बच्चे को खूब मार रहे हैं या उस पर बार बार वैसा शब्द बोल रहे हैं कि जो बच्चे के मानसिक तनाव को बढ़ावा दे रहा है, या ठीक है, या सर्गात्मक प्रताड़ना दे रहे हैं, या उपेक्षा करना, कि उनका यौन उत्पीड़न करना शामिल है। ठीक है, या बच्चे को मतलब हम बैड टच कर रहे हैं, ये भी क्या होता है आपका, ये भी चाइल्ड हरासमेंट में ही आता है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे बच्चे का विकास जो है बाधित होता है। कभी कभी बच्चा क्या होता है ना, कि जब उनके साथ इतना चीज
होता है तो बच्चा डर से घर में भी नहीं बता पाता, लेकिन अगर जब घर में बताता भी है तो कुछ गार्जियन इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, बच्चे सर ऐसे मारे होंगे, तो इसलिए कभी कभी गार्जियन को बच्चों का बात सुनना चाहिए कि आखिर बच्चा कहना क्या चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, हमको किशोर व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखना है। तो किशोर अवस्था के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा, हम किशोर अवस्था के बारे में दो अवस्था अगर लिखने की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अस्मिता पहचान का संकट। क्या होता है इस अवस्था में, किशोर क्या करता है, समाज में अपनी एक अलग पहचान और अस्तित्व बनाने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है ना। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब बच्चा एडोलेसेंस अवस्था में, किशोर अवस्था में जाता है तो वो क्या करता है कि संघर्ष करता है कि हम अपना एक पहचान बनाए समाज में। ठीक है, अलग पहचान बनाने के चक्कर में रह जाता है। ठीक है, और दूसरा अवस्था क्या कह सकता है, रैपिड फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, कि शारीरिक का जो है एवं और हार्मोनल परिवर्तन बहुत तेजी से होता है इस अवस्था में। ठीक है, इस काल में क्या होता है, तीव्र शारीरिक विकास और लैंगिक परिपक्वता एवं संज्ञानात्मक अस्थिरता देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि किशोर अवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है। तीव्र शारीरिक देखिए वृद्धि एवं विकास तथा भावनात्मक परिवर्तन आता है ना। इस अवस्था में स्वतंत्र सोच और आत्मचेतना और सामाजिक संबंधों के प्रति रुचि भी बढ़ाती है। ठीक है, तो इसमें आप और भी बोल सकते हैं, क्या आता है आपका कि आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। इसमें आप बोल सकते हैं क्या कि आइडेंटिटी क्राइसिस, इसमें हम कह सकते हैं कि अस्मिता का संकट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका कि शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन है ना, परिवर्तन है ना। अगर आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में क्या आप बोलिएगा कि इस अवस्था में किशोर समाज में अलग पहचान और अस्तित्व बनाने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। और शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, तीव्र शारीरिक विकास और लैंगिक परिपक्वता एवं संज्ञानात्मक अस्थिरता देखी जाती है। ठीक है, तो ये आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिख सकते हैं किशोर अवस्था में। ठीक है, आपको देखिए, आप चीजों के बारे में समझ जाइए, आपको जैसे अपने शब्दों में लिखना है, जो समझ में आएगा बस आपको एग्जाम में उसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोस मोटर स्किल। आपको अभी मोटर स्किल्स के बारे में स्टार्टिंग में ही पहले ही क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि दो तरह का मोटर स्किल होता है, आपका फाइन मोटर स्किल होता है और आपका क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल होता है। और दोनों के बारे में अच्छे से ये डिस्क्राइब भी किए हैं, बताए भी हैं। तो हम यहाँ पे आपको दो विशेषता पूछा है, किसका, स्थूल गति कौशल का, ग्रोस मोटर स्किल का। यहाँ पे आप देखिएगा कि बड़ी मांसपेशियों का उपयोग इसमें सारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां है ना, हाथ पैर धड़ आदि कार्य करती है। शरीर की गति और संतुलन से संबंधित इसमें दौड़ना कूदना चलना संतुलन बनाए रखना जैसी गतिविधियां शामिल होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है आपका, बड़ी मांसपेशियों का इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, बड़ी मांसपेशियां जैसे आप हाथ हो गया पैर हो गया धड़ हो गया, ठीक है, उपयोग होता है और क्या होता है और नियंत्रण शामिल होता है। ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि शारीरिक संतुलन और गतिशीलता, ये कौशल बच्चों को चलने दौड़ने कूदने पर पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ग्रोस मोटर स्किल के बारे में लिखना है। और आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कूदना दौड़ना स्विमिंग है ना। ठीक है, डांसिंग। अब इसमें आपको कह रहा है कि हकलाने का कोई दो कारण लिखिए, मतलब हकलाता है बच्चा, क्यों हकलाता है आखिर, राइट एनी टू काउज ऑफ स्टेमरिंग। ठीक है, तो अब अगर देखिएगा, एक जेनेटिक फैक्टर्स होता है बच्चा। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स में क्या हो जाएगा आपका, यदि परिवार में पहले से किसी को हकलाने की समस्या रही हो, है ना, तो बच्चा में इसकी संभावना बढ़ जाती है। होता है ना कि माँ बाप में जेनेटिक्स में वो चीज है तो हो सकता है बच्चे में भी आ जाए।
ठीक है, तो इस वजह से पहले में आप बोल सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है ना, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। ठीक है, दो कारण हमको बताना है। तो पहला कारण क्या हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है कि परिवार में पहले से किसी को हकलाने की समस्या आ रही हो। ठीक है, पहला हम बोल सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स ठीक है, कहने का मतलब है आनुवंशिक कारण। ठीक है, और अगर दूसरा आप बोलिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स ये आपका क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक कारण हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो जाएगा कि अत्यधिक मानसिक तनाव है ना, बच्चा मानसिक तनाव में है, या डर रहा है, या घबरा रहा है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। क्या होता है, बचपन में किसी गंभीर मानसिक आघात के कारण भी हकलाहट उत्पन्न हो सकती है। मतलब बच्चा जब घबराने लगता है ना, वो कोई शब्द बोलेगा ना तो हकलाने लगेगा। और हो सकता है किसी आप देखे होंगे मूवी वूवी में भी, जब उसमें दिखाया जाता है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ बचपन में अगर कुछ गलत हुआ होता है तो वो डर मन में बैठ जाता है, और जब वैसा चीज कभी होता है या उसके बारे में उसे पूछा जाता है तो बच्चा क्या होता है, हकलाने लगता है। तो क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसके इसमें ये चीज आएगा आपका ना, मनोवैज्ञानिक कारण में। ठीक है, तो आपका हकलाने का दो कारण लिखिए, तो ये आपका चीज है। और अगर यहाँ पे देखिएगा अनुवांशिकता है ना, जो आप बताए ही हैं, परिवार में किसी को हकलाने की समस्या हो, या मानसिक तनाव, डर, चिंता, या बचपन में बोली विकास के दौरान दबाव। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, क्या कह रहा है? व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, है ना, आपका ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में मतलब मौखिक संप्रेषण के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, मौखिक संप्रेषण के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, ये एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, अपना विचार या अपना कोई भी उसके पास किसी चीज का सूचना है या उसका भावना है ना, वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और आदान प्रदान किससे करेगा? बोल के ही करेगा, है ना, या मुख से उच्चारित शब्दों के माध्यम से किया जाता है ना। तो क्या होता है, जैसे आपसी बातचीत हो जाता है इसमें। भाषण हो गया, मतलब कि एक भाषण दे रहा है और लोग बैठ के सुन रहे हैं। कहानी सुनाना आदि, ये आपका क्या हो जाता है, ओरल कम्युनिकेशन में आता है। और इसमें भी आप जो आए लिख सकते हैं बना के, बस समझ जाइए कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है ना। तब आराम से लिख सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं है कि दो ही व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा मौखिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं। दो या जो से अधिक व्यक्ति के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान होता है, उसके विचार का, उसके भावना का जो आदान प्रदान होता है, और वो कैसे बोल के किया जाता है ना, या मुख से उच्चारित शब्दों के माध्यम से किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मौखिक संप्रेषण बोले गए शब्दों द्वारा विचार और जानकारी का आदान प्रदान, इसमें बातचीत, भाषण, फोन कॉल शामिल है। आवाज, लहजा और हाव भाव मुख्य होते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे अब तक 9 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, तो एक आइडिया आपको मिल रहा होगा कि आखिर किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसलिए आप इसको देखे जाइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आसपास क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच प्रॉब्लम्स आर चिल्ड्रन फेसिंग इन ऑर्फनेज। ठीक है, क्या कह रहा है, अनाथालय में बालकों के समक्ष कौन सी कठिनाइयां आती है, ऑर्फनेज में आखिर जो बच्चा है किस प्रॉब्लम को क्या करता है, फेस करता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा, देखिए बच्चा जो है आपका ऑर्फनेज में जो फेस करता है, वो बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है, बहुत सारा मेजर चैलेंजेस हो सकता है। सबसे पहला क्या है आपका, कि भावनात्मक सुरक्षा और अकेलापन की भावना आती है, क्योंकि माँ बाप नहीं है, माँ बाप के बिना है बच्चा, तो वहां उसके अंदर क्या आता है, भावनात्मक असुरक्षा और अकेलापन का क्या आता है, भावना आता है। पहला ये हो सकता है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है भावनात्मक अभाव, है ना, या सुरक्षा या असुरक्षा और अकेलापन का भावना। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि माता पिता के व्यक्तिगत स्नेह और ध्यान की कमी के कारण क्या होता है, बच्चा जो होता है आपका सकारात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। माँ बाप नहीं होता है, माँ बाप ध्यान नहीं देगा,
तो बच्चा अपने आप को क्या महसूस करता है? असुरक्षित महसूस करता है, उसको बढ़िया नहीं लगता है। ठीक है? तो वो अपने आप को सुरक्षा फील नहीं कर पाता है वहाँ पे, ये चीज़ है। और दूसरे में आप क्या बोल सकते हैं, पहचान और हीन भावना का संकट। ठीक है, कहने का मतलब है उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, परिवार पृष्ठभूमि ना होने के कारण क्या होता है कि समाज में उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसमें जिससे क्या होता है, उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, पहचान की संकट है ना, परिवार पारिवारिक पहचान ना होने से आत्मविश्वास में कमी होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, देखिए तीसरा में क्या है, शिक्षा में बाधा है ना। माँ बाप नहीं है, कोई भी पढ़ाएगा तो कितना पढ़ाएगा, उसको लगेगा बोझ है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अभाव होता है। और चौथा में क्या होता है आपका, स्वस्थ समस्याएं होती है, मतलब पोषण हो गया, चिकित्सा सुविधा की कमी हो गया, है ना, बीमार पड़ा, या खान पान है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, माँ बाप नहीं है, तो फिर उसको सोचना पड़ता है उन चीजों के बारे में, फुलफिल नहीं होता है। बीमार ही पड़ गया तो समय पे उसको दवाई नहीं मिल रहा है। तो सामाजिक भेदभाव हो गया ना, कि नहीं ये तो इस समाज का है, तो उसको हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। तो वही होता है कि समाज द्वारा उपेक्षा व तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, और सुरक्षा की चिंता होती है, भविष्य को लेके असुरक्षा और शोषण का खतरा होता है ना, लगता है ना कि इसके यहाँ रहेंगे, अब उसके साथ गलत हो रहा है तो वो किसको बताएगा? तो नहीं बता सकता ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो ये सब चीज आपका आता है ना। संसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल का अभाव आता है बच्चे के अंदर, कहने का मतलब है संस्थागत वातावरण में अत्यधिक बच्चों के कारण क्या होता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया, या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो जाती है ना। तो ये चीज है आपका, जो अनाथालय में बच्चा क्या होता है, ये सब कठिनाई जो है फेस करता है। ठीक है, तो विच प्रॉब्लम्स आर फेसिंग इन ऑर्फनेज, तो ये सब है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और देखिए इसमें आपका और में भी क्वेश्चन है, या चाहे आप वो लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, मतलब कि साला त्याग की समस्याओं का समाधान बताइए। कहने का मतलब है राइट द सॉल्यूशन ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। ड्रॉप आउट चिल्ड्रन कहने का मतलब है जो बच्चा क्या होता है, विद्यालय छोड़ देता है, पढ़ा और बीच में छोड़ दिया। आखिर क्यों पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा। हो सकता है आर्थिक स्थिति रही होगी, बच्चे के पास ड्रेस नहीं रहा होगा, जो स्कूल में बार बार टीचर बोला जाता है कि आप ड्रेस, अब माँ बाप उसको ड्रेस फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, आर्थिक कमी के कारण हो सकता है बच्चा को स्कूल छोड़ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज है आपका। ठीक है, तो हमको क्या होता है, हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन उसके बारे में बताना, ये आपका ड्रॉप आउट है। तो अब देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या है कि समस्या का समाधान, आखिर तभी तो सरकार निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कर रही। प्राइवेट संस्था तो बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाएगी, वो तो गवर्नमेंट ही पढ़ा सकती है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ये अभियान जो चलाती है, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कि निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कहने का मतलब है आर्थिक सहायता बच्चों को प्रदान ये किया जाता है, कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति की सुचारू व्यवस्था होती है ना। गवर्नमेंट स्कूल में हर चीज बच्चों को मिलता है ना, स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके बाद ड्रेस भी मिलता है, किताब भी मिलता है, बैग भले बहुत जगह है कि खाते में पैसा आया, माँ बाप उसको निकाल लिया, बच्चे को ड्रेस भी नहीं मिला, वो अलग चीज है, लेकिन सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाया जाता है, मध्याह्न भोजन जो है, सरकार जो मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाती है, छोटे बच्चे से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को, ताकि बच्चा विद्यालय आए, वो ड्रॉप आउट नहीं करे। ठीक है, स्कूल के वातावरण को बाल मित्र बनाना एवं पौष्टिक मिड डे मील प्रदान करना, ताकि बच्चे स्कूल आने के लिए प्रेरित हो, है ना, बच्चे को हम प्रेरित करते हैं कि यहाँ अच्छा खाना मिलता है, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, आप स्कूल आइए, बच्चों को हम ये चीज बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभिभावक जागरूकता और परामर्श, देखिए ना, और ये कहता है ना कि आप पीटीएम कीजिए। अभी गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों, आप उसके बच्चे के पेरेंट्स को जागरूक कीजिए, बच्चे के पेरेंट्स को बताइए कि हम यहाँ जो है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, हम अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को भेजिए, उसको बताइए कि काम भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो काम ही करे,
काम के साथ अभी उसका उम्र है, इसको पढ़ने दीजिए। तो वो चीज़ उसको अवेयर कीजिए बच्चों को, इसलिए पेरेंट टीचर मीटिंग हर मंथ किया जाता है। अभी भी आपका 30 तारीख को पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ है गर्मी छुट्टी होने से पहले, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा, इसमें आपका क्या है कि समय समय पर शिक्षक अभिभावक बैठक, ठीक है, आयोजित कर माता पिता को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक कराना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि एक बार हम पढ़ के आपको बता दें कि आर्थिक सहायता प्रदान करना है ना, गरीब परिवारों को छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म व मध्याह्न भोजन देकर आर्थिक बोझ कम करें, ताकि बच्चा स्कूल आए, है ना, ड्रॉप आउट नहीं हो। इसका सॉल्यूशन है ये सब, जागरूकता, है ना, माता वही पीटीएम। माता पिता को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक कराना है, रोचक शिक्षण, खेल खेल में पढ़ाई, है ना, चहक गतिविधि होता है ना छोटे बच्चों के लिए, 1 से 2 क्लास के, मतलब कि आप गा गा के पढ़ाइए, खेल खेल के बच्चों को पढ़ाइए, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए उसको, ताकि वो उसको वो पढ़ाई उसके लिए जो है रोचक बने, और वो स्कूल आए है नहीं, सर लोग खेल खेल के पढ़ाते हैं ना। गतिविधियां आधारित पाठ्यक्रम व तकनीकी का प्रयोग, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, कोर्स जोड़कर रोजगार की शिक्षा जोड़े, है ना। और उसके बाद क्या है, 5 पे नियमित निगरानी, शिक्षक घर जाकर अनुपस्थित बच्चों की समस्या समझे और हल करे। मतलब मान के चलिए कोई बच्चा नहीं आ रहा है 3 4 दिन, 5 दिन तक नहीं, तो शिक्षक को इसके घर पर जाना चाहिए, माँ बाप से मिलना चाहिए कि आखिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। कोई तो समस्या रही होगी, समस्या होगी, तभी तो बच्चा नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राइट द पॉजिटिव इफेक्ट्स एट ग्लोबलाइजेशन ऑन चाइल्डहुड। बचपन पर ब- कह रहा है बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, हमको बताना है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स बताना है ग्लोबलाइजेशन ऑन चाइल्डहुड का, मतलब कि बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है बच्चे का ग्लोबलाइजेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखिएगा कि सबसे पहला अगर हम बोल सकते हैं कि जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, ये क्या होता है आपका कि एसेस टू ग्लोबल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब है विश्व स्तरीय शिक्षा और सूचना तक पहुंच, है ना। विश्व स्तरीय शिक्षा और सूचना तक पहुंच, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका इंटरनेट हो गया और डिजिटल माध्यमों के विकास से बच्चों, अब वैश्विक ज्ञान ई लर्निंग टूल्स देख रहे हैं, चल रहा है, एआई का आज जमाना आ गया है। हाँ, और आधुनिक शिक्षण विधियों का लाभ उठा पा रहे हैं बच्चा, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है ना। तो हम बोल सकते हैं विश्व स्तरीय शिक्षा और सूचना तक पहुंच, ठीक है। और दूसरा हम बोल सकते हैं क्या होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है ना बच्चे के अंदर, ठीक है। प्रदान, और क्या होता है आपका बहुआयामी दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है आपका वैश्विक मीडिया और कार्टून फिल्मों के माध्यम से क्या होता है, बच्चे विभिन्न देशों की संस्कृतियों और भाषाओं और जीवन शैलियों से परिचित होते हैं कि अच्छा, दिल्ली में इस तरीके का ये है, माहौल है, ऐसा ऐसा स्कूल है, बच्चे ऐसे बोलते हैं। हर एक तरीके का पता चल रहा है ना कि आखिर वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का एक किस तरीके का भाषा बोला जा रहा है। चाहे आप साउथ की तरफ जाइए, किस तरीके के लोग हैं, कैसा व्यवहार है उनका, किस तरीके का भाषा है, कौन सा त्योहार वहाँ ज्यादा मनाया जाता है। तो ये सब चीज का क्या होता है, आदान प्रदान आपका होता है, ठीक है। उसके जीवन शैलियों के बारे में हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं, ठीक है, जिनमें उनका दृष्टिकोण क्या होता है, व्यापक बनता है, ठीक है। और तीसरा में हम कह सकते हैं कि आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक, ठीक है, क्या होता है आधुनिक स्वास्थ्य तकनीक, ये क्या होता है आपका वैश्विक चिकित्सा
संसाधनों का के कारण क्या होता है, बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बेहतर टीके और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है ना। ये इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे लिखा भी हुआ है कि बेहतर शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, विदेशी पाठ्यक्रम व तकनीकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच और सांस्कृतिक समझ आती है बच्चों के अंदर। यही हम अभी बताए कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुआयामी दृष्टिकोण बच्चा सोच सकता है ना, कि विभिन्न देशों की सांस्कृतिक भाषा व रीति रिवाजों से परिचय। ठीक है, और तीसरा में क्या होता है, सूचना तक पहुंच, कहने का मतलब है कि इंटरनेट से ज्ञान, नवाचार और विश्व की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, नई दवाइयां, टीके व चिकित्सा तकनीक उपलब्ध हुई। अवसर वृद्धि, वैश्विक प्रतियोगिताओं व कौशल विकास के नए अवसर बच्चों को क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो इसी में और जो आपका एक क्वेश्चन है कि विद्यालय में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए, मतलब कि क्या कह रहा है आपका कि इफेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट एब्सेंटिज्म इन स्कूल, मतलब विद्यालयों में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए, कि अगर बच्चा अगर गैर हाजिर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके इफेक्ट के बारे में हमको क्या कह रहा है, लिखने के लिए कह रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि आखिर कोई भी बच्चा जो है लगातार गैर हाजिर हो रहा है, अनुपस्थित हो रहा है, तो उस पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़े कि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो फिर भी आपका हर एक सिलेबस पूरा हो रहा है, क्लास में शिक्षक कौन सी गतिविधि क्या करा रहे हैं आपको हर चीज मालूम हो, नहीं मालूम हो रहा है ना। तो सबसे पहला देखिए हम क्या कह सकते हैं, शैक्षणिक स्तर पर गिरावट आता है ना, कि बच्चा कक्षा में पढ़ाए गए पाठों को समझ नहीं पाता है। मान के चलिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाया गया, अगर वो अगले दिन आएगा तो क्या आज जो पिछले दिन जो पढ़ाया गया था क्या उसको समझ में आएगा? हाँ, नहीं समझ पाएगा ना। तो वही चीज है, उसका शैक्षणिक स्तर पर क्या आता है, गिरावट आता है, जिसमें क्या होता है, उसका परीक्षा परिणाम खराब होता है और वो पढ़ाई में क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, जो बच्चे ज्यादातर गैरहाजिर होते हैं। और क्या होता है कि उसका सीखने का जो है निरंतरता, जो सीख रहा है ना बच्चा, वो क्या होता है, वो चीज टूट जाता है बीच में। अधिगम जो होता है आपका एक क्या होता है, कर्मिक प्रक्रिया, एक लगातार सीखने वाली प्रक्रिया है। अब बच्चा अगर गैर हाजिरी है, गैर हाजिर हो रहा है, अनुपस्थित हो रहा है, तो वो क्या होता है, जो कड़ी होता है वो टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको कठिनाई और समझने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, इनडिसिप्लिन, है ना, और क्या होता है आपका, अनुशासनहीनता और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति। क्या होता है, लगातार अनुपस्थिति से क्या होता है, बच्चे का विद्यालय से मोह भंग हो जाता है। मतलब अब विद्यालय नहीं आ रहा है तो अगर छोड़ छोड़ के विद्यालय आएगा तो फिर क्या वो जो है स्कूल का जो एक माहौल होता है वो उससे क्या हो जाएगा, डिअटैच हो जाएगा ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मोह भंग हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, अंततः वो हमेशा के लिए मतलब कि साला त्याग, ड्रॉप आउट कर सकता है। ठीक है, वो होता है जब उसको नहीं आएगा, डिअटैच हो जाएगा स्कूल के एनवायरनमेंट से, बच्चों से, तो क्या होगा कि मतलब कि एक हाई रिस्क हो जाता है। ठीक है, और वो फिर ड्रॉप आउट कर देता है स्कूल से ना, गैर इसलिए गैर हाजिरी का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चे को ज्यादा अब्सेंट नहीं करें। ये नहीं कि हाँ भाई, हर हर जगह जब छुट्टी है तो छुट्टी में ले जाइए कहीं भी। देखिए यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है, शैक्षणिक हानि होता है, जो हम आपको बताए भी हैं, पाठ्यक्रम अधूरा रहने से अवधारणाओं कमजोर, परिभाषा परिणाम खराब होता है। उसके बाद क्या होता है, अनुशासनहीनता, नियमितता ना होने से आदत बिगड़ती है, पढ़ाई में रुचि घटती है। उसका क्या होता है, सामाजिक विकास रुकेगा, है ना, समूह गतिविधियां व मित्रों से कटने पर संचार कौशल कमजोर होता है। अब स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों, जो आपका दोस्त है, सहपाठी है, आप उससे दूरी आपका बनेगा, है ना, मतलब दूरी बनेगा। जब आप नहीं हैं तो फिर आपको वो किसी टीम में शामिल नहीं करेगा, कहेगा भाई तुम आज रहते हो कल नहीं रहते हो।
तो साला त्याग का खतरा रहता है, मतलब लगातार अनुपस्थिति से बच्चे अंततः स्कूल छोड़ देते हैं, मतलब परमानेंट वो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर ना डर रहता है, अब रेगुलर स्कूल नहीं जाएंगे, ज्यादातर एब्सेंट रहेंगे तो ड्रॉप आउट होना ही, क्योंकि आप रेगुलर होंगे स्कूल से, तो टीचर भी क्लास में बोलेगा, बच्चा बोले तुम इतना एब्सेंट क्यों रहते हो, फिर वो चीज आपके दिमाग में हावी होगा, फिर आप क्या है स्कूल एकदम छोड़ देंगे, मतलब खतरा रहता है ड्रॉप आउट होने का फिर। ठीक है। शिक्षक पर दबाव, पिछड़े छात्रों को अलग से पढ़ाना पड़ता है और कक्षा प्रगति बाधित होती है। मान के चलिए अब जोर दिया जाता है वैसा जो नहीं, आप उस पर फोकस कीजिए। अब आप नहीं आ रहे हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, सिलेबस पीछे होता है, और अगर आप बार बार कोई डाउट पूछेंगे जो बच्चा ऑलरेडी है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है ना भाई। आपको आना चाहिए स्कूल, अब आप एब्सेंट नहीं होते तो चीजें आपको भी समझ में आती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है, खेलों की विशेषताएं लिखिए। क्या कह रहा है, खेलों की विशेषताएं लिखिए, मतलब राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। ठीक है, हमको इसके बारे में लिखना है। देखिए, खेलों का हम कह सकते हैं खेलों का प्रमुख विशेषता आपका क्या हो सकता है, स्वेच्छा और आनंद पूर्ण प्रक्रिया है ये आपका, है ना। स्वाभाविक और जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये आपका क्या है, सर्वगीण विकास का माध्यम होता है ना। सर्वगीण विकास का माध्यम होता है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। जब हम खेलते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, तो वही चीज कह रहा है कि इसमें क्या होता है आपका, कि खेल पूरी तरह से स्वैच्छित होती है, स्वैच्छिक होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी मर्जी से केवल आनंद और आत्म संतुष्टि के लिए भाग लेते हैं। लेकिन वैसे आजकल बच्चा खेलता कहाँ है, वो तो हर वक्त मोबाइल में ही बिजी रहता है। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, स्वेच्छा और आनंदपूर्ण प्रक्रिया। ले जब आपका देखिए, आज के टाइम के हिसाब से हर चीज जरूरी है, आप बच्चों को मोबाइल से भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक टाइम पर मोबाइल दीजिए। ये नहीं कि आप अपना काम से बचने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दिए हैं, आराम से बच्चा मोबाइल देख रहा है, हम भी देख रहे हैं मोबाइल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे इफेक्ट पड़ता है, रेगुलर मोबाइल देखने पर मानसिक तनाव भी होता है, आंखें भी खराब होता है स्क्रीन से। ठीक है ना, इन सब चीजों पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अब पेरेंट्स ध्यान देते नहीं है, सिर्फ टीचर पर दबाव बनाते, भैया आप तो पढ़ाते ही नहीं है कुछ। ठीक है। तो ये चीज होता है, खेल पूरी तरह से क्या होता है, स्वैच्छिक होता है, बच्चा अपनी मर्जी से खेलते हैं और आनंद लेते हैं, मजा आता है, मतलब जो मन आ रहा है कर रहा है, एकदम फ्री होके खेल रहा है ना। तो उसके बाद क्या होता है आपका, स्वाभाविक और जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल बच्चों के अंदर एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, ये हर सांस्कृतिक और काल के बच्चे के स्वाभाविक रूप में सभी संस्कृति, चाहे जैसा बच्चा हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे जिस सोसाइटी से आता हो, उससे कोई मतलब नहीं, हर बच्चे के अंदर एक प्रकृति होती है, मस्त होके खेलता है ना। और ये स्वाभाविक रूप से हर बच्चे में पाया जाता है। वो जो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते जाता है, कि हो सकता है उसके साथ बचपन में कुछ वैसा हुआ है, वो कट जाता है, तो चाइल्ड हरासमेंट तो वही चीज तो होता है ना, कि अगर कुछ उसके साथ बचपन में वैसा हुआ है, तो वो चीज जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो चीज उसके ऊपर हावी होता है, वो उन सब चीजों पे नहीं रह के समाज से अकेले कट कट के अकेले अकेले रहता है ना। तो दूसरा क्या होता है आपका, कि होलिस्टिक मतलब डेवलपमेंट होता है इसके खेल के माध्यम से। खेल में क्या होता है, कि बच्चा का शरीर जो होता है और मानसिक जो होता है, वो सामाजिक और सर्वगात्मक विकास एक साथ होता है। कैसे होता है, देखिए, बच्चा जब खेलता है तो उसका शरीर तो फिट रहता ही है, और मानसिक तनाव से भी मुक्त होता है। और जब बच्चा खेलता है तो वहां सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके घर का ही बच्चा है, हो सकता है जिस कॉलोनी में रह रहा है वहाँ कॉलोनी का पूरा बच्चा है, तो उसके अंदर आखिर हर एक परिवार का, हर एक घर से जो बच्चा आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक सामाजिक जो विकास होता है। ठीक है। सामाजिक और सर्वगात्मक विकास एक साथ होता है, और वे समूह में रह के सहयोग और नेतृत्व सीखते हैं। ठीक है। जब अ, उसके अंदर जो है सोशल का जो स्किल आता है, वो वहीं से आता है। ठीक है। और क्या होता है, कोऑपरेशन एम्पैथी, या हो सकता है खेलते खेलते किसी बच्चे को चोट लग जाता है, तो सब आ जाता है दौड़े दौड़े, देखें देखें क्या हुआ इसको, है ना। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी होगा, स्वाभाविक और स्वैच्छिक खेल बिना दबाव के आनंद के लिए किया जाता है, या उद्देश्यहीन, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, बाहरी लाभ नहीं होता है। रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, समस्या समाधान व नवविचार को बढ़ाता है। नियमबद्ध, मतलब अधिकांश खेलों के निश्चित नियम होते हैं जो अनुशासन सिखाते हैं ना। सकारात्मक शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय रहता है, और ऊर्जा का उपयोग, है ना। सामाजिक विकास, सहयोग, नेतृत्व, सहनशीलता व टीम भावना विकसित होती है। चलिए, इसी में और में अगर आप देखिएगा, कि परिपक्वता का विशेषता लिखिए, मतलब कि
आपको क्या बताना है यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स एट मैचुरेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिएगा कि इसका हमको विशेषता बताने कह रहा है, परिपक्वता का विशेषता बताने कह रहा है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि नेचुरल और इंटरनल प्रोसेस, कहने का मतलब है स्वाभाविक और आंतरिक प्रक्रिया, ठीक है। स्वाभाविक और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, परिपक्वता एवं अनुवांशिक और स्वचालित प्रक्रिया है, ठीक है। ये कैसा है, एक अनुवांशिक और स्वचालित प्रक्रिया है, ठीक है। अनुवांशिक और स्वचालित मतलब जन्मजात होती है, ठीक है, ये चीज। तो जो क्या होती है, जो उम्र के साथ अपने आप घटित होती है, जो उम्र के साथ अपने आप घटित होती है, इसके लिए कोई विशेष परीक्षण या अभ्यास एवं की आवश्यकता नहीं, ये जन्मजात से होता है और ये एक उम्र के साथ अपने आप घटित होता है। ये नहीं कि इसके लिए अलग से स्पेशल क्लास लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्वाभाविक एवं आंतरिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, फिक्स्ड और यूनिवर्सल सीक्वेंस, कहने का मतलब निश्चित क्रम है ना। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का एक निश्चित और सार्वभौमिक क्रम होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, ये चीज नहीं है ना। तो एक निश्चित क्रम होता है इसका, ठीक है। और क्या होता है, अधिगम का आधार होता है, मतलब फाउंडेशन ऑफ द लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, परिपक्वता सीखने के लिए आधार तैयार करती है, ठीक है। जब बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है तो वो कोई नया कौशल नहीं सीख सकता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा है कि बच्चा अगर मान के चलिए वो मानसिक रूप से फिट नहीं है, या अभी वो थोड़ा अपने आप को उस तरीके से संभाल नहीं पाया, तो फिर वो कोई चीज सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा ना। ये तो वही चीज है, यहाँ पे जैसे आपका लिखा भी हुआ है, स्वाभाविक प्रक्रिया परिपक्वता जन्मजात होती है, ये सीखने से नहीं बल्कि आयु व अनुवांशिकता पर निर्भर है ना। सार्वभौमिक सभी व्यक्तियों में एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। मतलब कि अधिक ये जो निश्चित क्रम होता है, जैसे चलना बोलना, ठीक है, निरंतरा गर्भ से अ, गर्भ से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली कार्मिक प्रक्रिया है। और चार में क्या होता है, विकास का आधार है, सीखने के लिए परिपक्वता आवश्यकता है, बिना परिपक्वता के परीक्षण व्यर्थ है ना। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब परिपक्वता की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब कि हमको यहाँ क्या कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस इन शॉर्ट, मतलब कि ठीक है, क्या बताना है कि पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन हमको करना है, ठीक है। अगर अगर आप देखिएगा तो वर्णन अगर करने की बात कीजिएगा तो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसमें क्या होता है, बच्चा उच्च जो परिवार का सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होता है, देखिए रेयरिंग प्रैक्टिसेस है ना, फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड, ठीक है, यहाँ जो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब कि उच्च और मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षण और खिलौना मिलते हैं, लेकिन जब जो निम्न आर्थिक स्थिति का जो बच्चा होता है, वहाँ क्या होता है, ध्यान बुनियादी जरूरतों पर अधिक केंद्रित होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है आपका, कि माता पिता की शिक्षा और दृष्टिकोण, ठीक है। ये क्या होता है, शिक्षित माता पिता बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास के प्रति अधिक सचेत होते हैं और लोकतांत्रिक व स्नेहपूर्ण परिवर्तन अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, सांस्कृतिक मूल्य और क्या होता है, परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियों और बच्चों के व्यवहार, अनुशासन और संस्कृति को लेकर भिन्न भिन्न नियम होते हैं, जो उनके लालन पोषण का तरीका तय करता है, ठीक है। तो ये चीजें, ये अगर आप देखेंगे कि परिवार संरचना मतलब संयुक्त या एकल परिवार सदस्यों की संख्या व संबंध पालन पोषण की शैली तय करते हैं ना। आर्थिक स्थिति, आय, संसाधन व जीवन स्तर बच्चों की शिक्षा, शोषण व सुविधाओं को प्रभावित करते हैं। माता पिता की शिक्षा, शिक्षित माता पिता वैज्ञानिक व सकारात्मक तरीके अपनाते हैं। सांस्कृतिक मूल्य मतलब परंपराएं, धर्म व सामाजिक मान्यताएं अनुशासन व संस्कार निर्धारित करती है। सामाजिक वातावरण, पड़ोस, मीडिया व साथियों का प्रभाव बच्चे का विकास पर पड़ता है ना। पालन पोषण को प्रभावित करने का ये सब क्या होता है, कारक है आपका।
अगर इसी में और में देखेंगे तो झूला घर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है। कह रहा है कि राइट द अटेंशन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग परचेस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी अगर हम झूला घर का चुनाव करते हैं तो उस समय हम क्या ध्यान देंगे भाई। हम चुनाव करते वक्त सबसे पहले सुरक्षा एवं सुरक्षा का स्तर का ध्यान रखेंगे ना, कि सेफ्टी का ध्यान रखें और उसके हाइजीन का स्टैंडर्ड का ध्यान रखेंगे, वो साफ सुथरा है या नहीं है। मतलब झूला घर का वातावरण पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है, हवादार है और साफ सुथरा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे में बोल सकते हैं कि जो वहाँ का स्टाफ हो वो क्या हो, प्रशिक्षित हो और संवेदनशील हो। वहाँ की आय और शिक्षिकाएं जो है बच्चों की देखभाल के लिए योग्य और क्या कह रहा है, धैर्यवान और बच्चों के प्रति स्नेही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम वहाँ का स्टाफ रखे हैं वो बच्चों को डांट रहा है, मार रहा है, या मतलब कि उसको हर बच्चों को मतलब कि बच्चे से लगाव होना चाहिए ना, उसके देखभाल के योग्य होना चाहिए। इसलिए हम कि प्रशिक्षित और संवेदनशील स्टाफ का जरूरत होता है। ठीक है, और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए ना, इमरजेंसी मेडिकल केयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूलाघर में प्राथमिक चिकित्साएं मतलब फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए और आपस में किसी डॉक्टर या अस्पताल से उनका तुरंत संपर्क होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सुरक्षा परिसर सुरक्षित हो, सीसीटीवी गेट पर गार्ड और क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, है ना, स्वच्छता, कमरे, शौचालय और रसोई साफ हो, बच्चे के लिए स्वस्थ पेयजल और पौष्टिक भोजन हो, है ना, प्रशिक्षित स्टाफ हो, देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित अनुभवी व बच्चों से स्नेह करने वाला स्टाफ, है ना, बाल अनुपात मतलब प्रति देखभाल करता बच्चों की संख्या कम हो ताकि व्यक्तिगत ध्यान मिले। ऐसा नहीं है कि आप जो देखभाल करने के लिए रखे हैं 50 बच्चा पे एक आप रखे हैं तो स्टाफ रखे हैं तो वो नहीं देखभाल कर पाएगा। इसलिए देखभाल करने के लिए जो है बाल अनुपात होना चाहिए कि हाँ हम कम संख्या में बच्चों पर जो है एक देखभालकर्ता को रखें ताकि वो बच्चे पर अपना एक व्यक्तिगत ध्यान हर बच्चे को मिल सके। और क्या कह रहा है, स्थान व समय मतलब कि घर कार्यालय के पास हो, समय माता पिता के अनुसार लचीला हो, मतलब कि घर जो है आसपास हो, दूर नहीं हो, ताकि जो माँ बाप है उसके समय के अनुसार क्या हो, लचीलापन हो, ताकि वो आसानी से अपने बच्चों को लेके जा पाए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, अगर आप देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन जो है कि राइट द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, चालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए। ठीक है, इसको हमको मुख्य कारक लिखना है। अगर यहाँ आप देखिए मुख्य कारक लिखने की बात कर रही है, ये आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा फैक्टर्स हमको बताना है। फैक्टर्स में आप पहला फैक्टर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पे आपका शारीरिक कारक और मानसिक कारक। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और उसकी बुद्धि मतलब आईक्यू जो हो वो अच्छी हो तो उसका भाषा विकास तीव्र होता है। ठीक है, वाणी अंगों जैसे जीभ, होठ हो गया या तालु हो गया ना, सुनने में खराबी होने पर भाषा विकास अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, ये भाषा विकास में क्या होता है, प्रभावित कर सकता है बच्चों का। ठीक है, और क्या होता है, पारिवारिक वातावरण और अंतःक्रिया। कहने का मतलब है जिस परिवार में माता पिता बच्चे से अधिक बातचीत करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, वहां भाषा विकास तेजी से होता है। एकल परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवारों में बच्चे का भाषाई दायरा बड़ा होता है। देखिए, अब मान के चलिए कि अगर सिंगल पेरेंट्स है, अगर वहां पे माँ बाप के साथ सिर्फ बच्चा है तो वहां पे भाषा विकास ज्यादा तेजी से नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे एक पूरे परिवार के साथ है, परिवार में अंकल आंटी और मतलब ये फूफा फूफी और दादा दादी हर लोग हैं बच्चे के साथ, उसका अंकल आंटी का बच्चा या चाहे जो भी हो सब लोग हैं जब एक, तो वहां पे क्या होता है कि भाषा विकास जो है बहुत तेजी से होता है बच्चे का। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, कि समृद्ध परिवारों के में बच्चे को बाल साहित्य, चित्र कथाएं और आधुनिक संचार माध्यम मिलता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, जो उनके शब्दकोश को वृद्धि बनाता है। मतलब
कह रहा है कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चों को एक आधुनिक संचार का माध्यम मिलता है और उनसे क्या होता है, उनके शब्दकोश का क्या होता है, वृद्धि होता है। यहाँ आप देखेंगे भी कि चौथे नंबर पे यहाँ पर लिखा भी हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब साथियों का समूह हो, पड़ोस हो, मीडिया हो, विद्यालय का वातावरण हो, भाषा को समृद्ध करता है। बहुभाषी माहौल में बच्चे तेजी से क्या होते हैं, भाषा ग्रहण करते हैं, है ना। अब देखिए कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कोई स्कूल जा रहा है, तो दोनों के बोलचाल और भाषा में बहुत अंतर पड़ता है। ठीक है, तो विद्यालय एवं संगी साथी, है ना, पीर ग्रुप कहते हैं ना, कि स्कूल में शिक्षकों का बोलने का तरीका और दोस्तों के साथ खेल कूद के दौरान होने वाले संवाद बच्चे को भाषा का परि परिमार्जित और विस्तृत करता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, अगर देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे शारीरिक कारक है ना, श्रवण शक्ति, वाक अंगों जैसे जीभ, होठ, तालु और श्वास विकास आवश्यकता होती है। सुनने या बोलने में दोष भाषा विकास को बाधित करता है। मानसिक कारक क्या होता है आपका, बुद्धि स्तर। ठीक है, यहाँ देखेंगे मानसिक कारक आपका क्या होता है, बुद्धि स्तर, स्मरण शक्ति व समझने की क्षमता, भाषा सीखने की गति निर्धारित करती है। मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे जल्दी सीखते हैं। और तीसरे में आपका क्या है कि पारिवारिक वातावरण, माता-पिता की शिक्षा, बोल-चाल व शैली व बच्चे के संवाद का स्तर जो होता है वो महत्वपूर्ण है। घर में अधिक बातचीत, कहानी व गीतों से शब्द भंडार बढ़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, साथियों का समूह, पड़ोस, मीडिया व विद्यालय का वातावरण भाषा को समृद्ध करता है। बहुभाषी माहौल में बच्चे तेजी से क्या करते हैं, भाषा ग्रहण करते हैं। इसका कह रहा है भावनात्मक कारक। ठीक है, प्रेम, सुरक्षा व प्रोत्साहन मिलने पर बच्चा क्या होता है, निडर होकर बोलता है। डर या उपेक्षा से भाषा विकास क्या होता है आपका, धीमा होता है। और आर्थिक स्थिति, अच्छे संसाधन, पुस्तक, खिलौना व शिक्षक शैक्षिक सामग्री भाषा विकास में सहायता क्या कर सकती है, करती होती है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, और में है ये आपका। ठीक है, ये आपका और में है कि श्रवण कौशल का महत्व क्या होता है, मतलब कि लिसनिंग स्किल का आखिर महत्व क्या होता है, कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात है कि जो भाषा सीखने का जो प्रथम चरण होता है वो आपका क्या होता है, लिसनिंग होता है। ठीक है, श्रवण कौशल व अन्य भाषाई कौशल मतलब बोलना, पढ़ना, उसके बाद क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, के आधार पर बच्चा पहले सुनकर ही शब्दों का ग्रहण करता है। बच्चा जब सुनेगा, कोई बोलेगा, अच्छे क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द बोल रहा है, तो बच्चा क्या सुनकर ही शब्दों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और उसके बाद बोलने से क्या होता है, बोलने से शुद्ध उच्चारण का विकास होता है ना। जब बालक ध्यान पूर्वक सही और शुद्ध उच्चारण सुनता है तो तभी वह स्वयं भी वैसा ही शुद्ध बोलने का अनुकरण कर पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दिए गए व्याख्यानों, निर्देशों और पाठकों को समझकर आत्मसात करने के लिए उत्कृष्ट श्रवण कौशल अनिवार्य है। ठीक है, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल, एक अच्छा श्रोता दूसरों के विचारों के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे उसके आपसी संबंध और सामाजिक समझ से बेहतर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका लिखा भी हुआ है, श्रवण कौशल भाषा के चार प्रमुख कौशल में से एक है। ये प्रभावी संचार का आधार माना जाता है ना, ये प्रभावी संचार का क्या है, आधार माना जाता है। ध्यान पूर्वक सुनने से व्यक्ति सही जानकारी प्राप्त करता है तथा संदेश को ठीक प्रकार से समझ पाता है। या शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में श्रवण कौशल का विशेष महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक की बात सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। यह स्मरण शक्ति, एकाग्रता और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। अच्छे श्रोता दूसरों के विचार, भावना और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जिससे आपसी संबंध मजबूत होता है। श्रवण कौशल व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समायोजन तथा निर्णय लेने की क्षमता में भी सहायता करता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। इसलिए लिसनिंग स्किल बहुत ही जरूरी, क्यों जरूरी है, तो आप देख ही रहे हैं कि क्यों जरूरी है। आखिर सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, सुनना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, राइट, अब देखिए यहाँ के बाल श्रम के कारण, है ना, कि राइट द काउज ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, क्या कारण है आखिर बाल श्रम का, कारण हमको लिखना है। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, अत्यधिक गरीबी,
हो सकता है सबसे पहले, है ना। उसके बाद हम बोल सकते हैं अभिभावकों का अशिक्षा, ठीक है, या सशक्त श्रम और नियोक्ताओं का लालच, या सरकारी कानूनों का ढीला या क्रियान्वयन। ठीक है, कहने का मतलब है अगर सबसे पहला आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत गरीबी है, रेखा से में है, या इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं है। उसके बाद आपका क्या होता है, डिमांड ऑफ चीप लेबर, मतलब सस्ते लेबर की आवश्यकता है ना। और वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मतलब कानून व्यवस्था में क्या है, तो ढीलापन, लचीलापन। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे, अत्यधिक गरीबी में मतलब आपकी पॉवर्टी, इसमें बोल सकते बिलो पॉवर्टी कहने का मतलब है भारत में कई परिवार क्या होता है, भुखमरी और अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे हैं। आज भी आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि गरीबी, बहुत लोग गरीबी रेखा में है, मतलब उनके लिए क्या होता है, बच्चे को स्कूल जाना एक अतिरिक्त अतिरिक्त खर्च है। मतलब वो यही सोचते हैं कि हम दिन का 200 रुपये कमा रहे हैं तो खा पी लें, पेट पाल लें, मतलब वो बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं उससे। ठीक है, उनके लिए वो अतिरिक्त खर्च हो जाता है, जबकि उसका काम पर जाना परिवार की आय का साधन बनता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने साथ बच्चे को काम पर भी लेके जाते हैं। वो जो है उस बच्चे, ये परिवार के आय में साधन बनता है। ठीक है, अभिभावकों की शिक्षा, मतलब इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, मतलब हम कह सकते हैं इसमें कि अशिक्षित माता पिता शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व को नहीं समझ पाते। बच्चा पढ़ाई के महत्व, ये पेरेंट्स जो है शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाता है। आखिर आज बच्चा पढ़ लेगा तो आगे इसको क्या फायदा पहुंचाएगा। बच्चे को छोटी उम्र में ही क्या करते हैं, मजदूरी में झोंक देते हैं। ठीक है, हम इसमें बोल सकते हैं पोवर्टी, और दूसरा क्या बोले हम, और तीसरा जो है आपका डिमांड ऑफ चीप लेबर। चीप लेबर है, डिमांड ऑफ चीप लेबर मतलब कि कारखानों और होटलों और खेतों के मालिक बच्चों को काम पर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे वयस्कों की तुलना में कम वेतन पर अधिक काम करते हैं। अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते, मतलब कि जिसको एकदम पैसा का बहुत जरूरी है, गरीबी, जब आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसके पेरेंट्स की शिक्षा की मतलब समझ नहीं है, तो ऑब्वियसली है जब वो काम पर जाएगा तो उसको, जहां अगर किसी को मजदूरी 500 मिल रहा है तो उसको हो सकता है 300 ही दे। तो इसलिए डिमांड ऑफ चीप लेबर की बात हम कर सकते हैं ना, क्योंकि वो अपने, अब जब वो पढ़ा नहीं है तो अपना अधिकार का आवाज कैसे उठाएगा। अगर हम चौथे की बात करें, चौथा क्या होगा आपका, चौथा आपका हो जाएगा वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगी, सरकारी कानून में ढीलापन, मतलब कि बाल श्रम निषेध कानून होने के बावजूद भी क्या होता है, जमीनी स्तर पर इसका सही ढंग से काम नहीं होता है, मतलब इस पर सख्त निगरानी नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो पाता है। ठीक है, आप अक्सर होटलों में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे प्लेट उठाते हुए, प्लेट धोते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि बस वो वही है कि 2 टाइम का खाना मिल जाए और थोड़ा पैसा मिल जाए, ताकि मैं घर चल पाए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो लिखा भी हुआ है, बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसके कई कारण है। गरीबी बाल श्रम का सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि आर्थिक कठिनाई के कारण परिवार बच्चे को काम पर भेज देते हैं ना। उसके बाद अशिक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी भी बाल श्रम को बढ़ावा देती है। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि तथा परिवार की कम आय के कारण बच्चे कम उम्र में ही काम करने लगते हैं। सस्ती मजदूरी की मांग करने वाले नियोक्ता भी बाल श्रम को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद सामाजिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसरों की कमी तथा सरकारी कानूनों में कमजोर क्रियान्वयन भी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। इन सभी कारणों से बच्चे का बचपन, शिक्षा और समुचित विकास प्रभावित होता है। इसलिए बाल श्रम उन्मूलन हेतु सामूहिक प्रयास आवश्यकता है। चलिए, और में अगर इसका क्वेश्चन देखिएगा तो और में आपका क्या क्वेश्चन है, चलिए अब जल्दी करते हैं। और में आपका अगर क्वेश्चन देखिएगा तो बाल श्रम
उन्मूलन का उपाय लिखिए, मतलब कि आखिर हम इसको राइट द करेक्टिव मेजर्स ऑफ चाइल्ड क्या है कि लेबर, ठीक है। अब मतलब बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए निम्नलिखित क्या कर सकते हैं, हम सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, मतलब कि हम इसमें क्या आखिर उपाय सुधार कर सकते हैं कि कानूनों की कड़ाई से पालन। अब जो जो कानून बनाया गया है तो उसको हम क्या करें, उसका पालन करें, जमीनी स्तर पर उसका बेहतर ढंग से पालन हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो। तो बाल श्रम क्या होता है, अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना और सख्त जेल की सजा का प्रभाव प्रावधान कड़ाई से लागू होना चाहिए, तभी ना डर रहेगा। नहीं, आखिर जमीनी स्तर पर लागू है तभी तो मतलब मौज है सभी का। उसका क्या कह रहा है, अनिवार्य एवं पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा, मतलब कि बच्चों को कहता ना कि जो आरटी के तहत जो है शिक्षा का अधिकार, कानून के तहत जो है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य, रोचक और पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, और गवर्नमेंट स्कूलों में दी जाती है भाई, ताकि वे स्कूल की ओर क्या हो, आकर्षित हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका गरीब परिवारों का आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है, सरकार को गरीब माता पिता के लिए रोजगार गारंटी योजना जैसे मनरेगा और वित्त सहायता बढ़ानी चाहिए, उसको और बढ़ानी चाहिए। और जैसे मनरेगा में 220 दिनों, कितने दिनों की जो रोजगार मिलती है, उसमें उसका जो एक दिन का जो ये होता है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि वे क्या हो, बच्चे की कमाई पर निर्भर ना रहे, ताकि बच्चों को उसको काम पर लाने की जरूरत ना हो, या बच्चे की कमाई पर वो निर्भर नहीं रहे। और क्या होता है, व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। देखिए, एनजीओ के तहत जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे या मीडिया के माध्यम से जो है आखिर एक बाल श्रम के खिलाफ जो है आपका क्या किया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका लिखा भी हुआ है कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। सबसे पहले सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गरीबी दूर करने तथा परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से बच्चों को काम करने की आवश्यकता कम होगी। बाल श्रम निषेध कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। लोगों को जागरूकता फैलाकर बाल श्रम के दृष्ट भावों की जानकारी दी जानी चाहिए, है ना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से मिलकर, जैसे वही एनजीओ जो बोले है ना, या आप चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बाल कार्मिक के पुनर्वास और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ाने, जैसे मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी बनाने से भी बाल श्रम में कमी आएगी। इस प्रकार सामूहिक प्रयास से बाल श्रम का क्या होगा, अनुमूलन संभव है। ठीक है, आगे देखेंगे कि विकास में होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ठीक है, आखिर कि परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है। देखिए, सबसे जो अगर आप चेंजेस का बात अगर कीजिएगा, उसके आकार में चेंज होता है, मतलब साइज में चेंज होता है। ठीक है, उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब अनुपात में कहने का मतलब है कि बच्चे का शरीर वयस्क के शरीर से छोटा रूप मात्रा नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ बच्चे के अंगों का अनुपात में बदलाव आता है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, नवजात शिशु के सिर का अनुपात क्या होता है, उसके सिर की तुलना में बहुत बड़ा होता है, 1/4 भाग होता है, जो बाद में संतुलित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पुराने लक्षणों का लोप, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। उसके बाद अगर बात कीजिएगा एक्वाइजेशन ऑफ न्यू फीचर्स, नए लक्षणों की प्राप्ति, मतलब पुराने लक्षणों के ज्ञान के बाद नए लक्षण विकसित होते हैं, जैसे अस्थाई दांत निकलना, दाढ़ी मूंछ आना, अस्पष्ट भाषा बोलना, तार्किक चिंतन और अमूर्त सोच की क्षमता आना। ये क्या होता है, ये डेवलप चेंजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है ना, और जो जन्म से लेकर जीवन के विभिन्न चरणों तक चलती रहती है। विकास के दौरान व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, संगठनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन होता है। शारीरिक विकास में ऊंचाई, वजन तथा शरीर की संरचना में परिवर्तन आता है। मानसिक विकास के अंतर्गत सोचना, समझने, तर्क करने की, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। और सकारात्मक विकास के भावनाओं को नियंत्रण करने और व्यक्त करने की योग्यता विकसित होती है। सामाजिक विकास के कारण व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग, समायोजन और संबंध स्थापित करना सीखता है। नैतिक विकास से ही गलत और ज्ञान प्राप्त होता है। ये सभी परिवर्तन व्यक्ति के सार्वजनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका क्या होता है, चेंजेस होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आकार में परिवर्तन होता है ना बच्चे का जी, जैसे कि विकास के दौरान बच्चे का शारीरिक आकार, भार, ऊंचाई और आंतरिक अंगों के आकार में क्रमिक वृद्धि होती है। साथ ही मानसिक शक्ति जैसे सोचना, समझना और याद रखने भी विस्तृत होता है। इसी में अगर और में आप क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें, मतलब कि राइट द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, ये देखिए क्या है कि स्वाभाविक या प्राकृतिक अवलोकन करते समय जो हम क्या करते हैं, एक अनुसंधान अनुसंधानकर्ता और निम्नलिखित आवश्यकता बातों का ध्यान रखते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि नन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कृत्रिमता का अभाव। अभाव, इसी को हम क्या कहते हैं, नन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अवलोकनकर्ता जो वो बच्चे के प्रकृति परिवेश जैसे खेल का मैदान या कक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें कोई देख रहा है। ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जैसे खेल का मैदान है या कक्षा, अगर हर वक्त निगरानी रखिएगा ना, वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाएगा, कोई वैसा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चे को क्या होना चाहिए कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बच्चे को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें कोई देख रहा है, अन्यथा उनका व्यवहार बनावटी हो जाएगा। जो उसका नेचुरल अंदर से वो निकलेगा ना, वो क्या हो जाएगा, बनावटी हो जाएगा। मतलब कहता है ना, बच्चा खुद को अच्छा समझने के लिए, गुड गर्ल गुड बॉय का एक है, मतलब खुद को अच्छा बनने के लिए हम अपने आप को अच्छा पेश करते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण एवं सुनियोजित योजना होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अवलोकन शुरू करने से पहले ये पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चे के किस विकसित व्यवहार जैसे आक्रामकता, सहयोग या एकाग्रता का अध्ययन करना। ठीक है, तत्काल और निष्पक्ष रिकॉर्डिंग, देखे गए व्यवहार को तुरंत डायरी या चेकलिस्ट या वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ताकि बाद में भूलने की गुंजाइश ना रहे। इसमें शोधकर्ता व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पसंद नापसंद का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और धैर्य और निरंतरता बच्चे के अंदर, मतलब स्वाभाविक व्यवहार कभी भी निश्चित समय पर नहीं आती है ना। इसके लिए क्या होता है, शोधकर्ता को लंबे समय तक धैर्य पूर्वक बैठकर अवलोकन करना पड़ता है, ताकि प्रामाणिक निष्कर्ष प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्वाभाविक अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन उसकी प्रकृति, देखिए ना, और परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता का निष्पक्ष और सावधान सावधान रहना चाहिए। अवलोकन के समय व्यक्ति के व्यवहार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसका जो व्यवहार है वो बनावटी हो जाएगा ना। ताकि व्यवहार स्वाभाविक बना रहे, अवलोकन का उद्देश्य पहले से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आवश्यक तथ्यों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करना चाहिए। अवलोकन के दौरान समय, स्थान और परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक तथ्यों का सही विश्लेषण और व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। गोपनीयता तथा नैतिक मानकों का पालन किया जाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से स्वाभाविक अवलोकन अधिक विश्वसनीय और क्या होता है, वस्तुनिष्ठ और प्रभावी बनाता। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका क्या है कि शारीरिक, ठीक है, गतियात्मक विकास का महत्व, मतलब फिजिकल मोटर स्किल का जो है इम्पोर्टेंस पूछ रहा है कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि शारीरिक गतियात्मक विकास के से तात्पर्य शरीर की मांसपेशियां है ना, कि फिजिकल मोटर स्किल की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि तथा अंगों की गति और समन्वय से विकास से है। इससे बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा जो है चलना, दौड़ना, कूदना, पकड़ना, लिखना जैसी प्रक्रियाएं सीखते हैं। ज्ञानात्मक विकास जो होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलन, शक्ति तथा लचीलेपन को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता के विकास में भी सहायता होता है। अच्छे ज्ञानात्मक विकास से बच्चों की सीखने की क्षमता
क्षमता तथा दैनिक कार्यों को करने की दक्षता बढ़ती है। खेल कूद और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने से उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास भी होता है। इसलिए शारीरिक गठनात्मक विकास बालक के सर्वांगीण गुण विकास के लिए अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। चलिए, अगला जो है आपका कह रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आखिर मोटर स्किल, जो ये आपका जो फैक्टर है उसको कौन अफेक्ट कर सकता है। यहाँ जो हम पढ़े कि फिजिकल मोटर का इम्पोर्टेंस पढ़े, आखिर के मोटर डेवलपमेंट को कौन अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर कौन इफेक्ट कर सकता है। अगर आप देखिएगा तो इफेक्ट कौन कर सकता है, अनुवांशिकता है ना, हेरिडेटरी, या उसका पोषण। ठीक है, अगर बच्चा संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं लेगा तो उसका मांसपेशियां, अगर हड्डी स्वास्थ्य विकास के लिए अनिवार्य है ना, तो कुपोषित बच्चों को ज्ञानात्मक विकास क्या होता है, धीमा हो जाता है। उसको अगर व्यवहार ये मतलब कि उसको जो खान पान है, अगर पौष्टिक आहार संतुलित नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे मतलब उसका जो विकास होगा वो कैसे होगा, वो तो इफेक्ट करेगा ना। तो अभ्यास और अवसर है ना, अगर बच्चे को हम खेलने कूदने दौड़ने चीजों का अवसर नहीं देंगे, स्थान नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो कैसे उसका विकास होगा। या शारीरिक अक्षमता या बीमारी मतलब जन्मजात विकार, तंत्रिका या तंत्र की बीमारियां जैसे सेरेबल पाल्सी, या बार बार गंभीर रूप से बीमार होने के कारण क्या होता है, वो भी उसके विकास में क्या होता है, प्रभावित होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ज्ञानात्मक विकास से आज से शरीर की विभिन्न गतिविधियां एवं प्रक्रियाओं के विकास से उसके अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे आपका हेरिडेटी है ना, अनुवांशिक क्रम एक महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे की शारीरिक क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। और संतुलित पोषण हो गया आपका, उसका देखेंगे आपका नियमित व्यायाम हो गया है ना, उसके बाद आप देखेंगे परिवार का वातावरण हो गया आपका, उसका देखेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति हो गया ना, ये सामाजिक परिवेश तथा भावनात्मक संतुलन भी ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जैविक सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को संयुक्त प्रभाव गत्यात्मक विकास पर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 18 देखिएगा आप, 18 में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो कह रहा है आपका समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण संस्था का वर्णन करना, मतलब कि हमको इसमें कह रहा है कि मेजर एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन जो होता है, जो सोशलाइजेशन के लिए जरूरी है, उसको हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अगर सबसे पहली अगर हम बात करें तो आपका इसमें कौन हो जाता है, आपका परिवार हो जाता है ना? इसमें आपका परिवार हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, संगी साथी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, आपका स्कूल भी हो जाता है ना, आपका स्कूल भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, उसके बाद आपका आस पास का लोग हो जाता है ना, नेबरहुड एंड कम्युनिटी हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, मास मीडिया होता है। ठीक है, मास मीडिया होता है। अगर आप देखिए, अगर आप बात कीजिएगा परिवार में, अगर आप बात कीजिएगा तो परिवार में आपका क्या होगा, परिवार में आपका परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका अभिकरण है ना। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के सदस्य के संपर्क में आता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता के ही और परिवार के ही ना संपर्क में आता है। और और वो यहीं से क्या होता है, उसके अंदर भाषा, नैतिकता, आदर, सम्मान, प्रेम और बुनियादी आदतें सीखता है बच्चा। परिवार में माता पिता का आपसी व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व नींव रखता है, इसलिए कहता है कि ऐसा परिवार वैसा ही होगा, इसलिए तो बच्चा ऐसा होता है। ढाई से अगर बच्चा गलत करता है तो माँ बाप को गाली मिलता है, तो वही चीज है, इसलिए परिवार का असर पड़ता है बच्चों पे। और अगर आप देखेंगे पीर ग्रुप, संगी साथी, मित्र समूह, तो क्या होता है, हम उम्र दोस्तों का समूह समाजीकरण का महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका निभाता है। दोस्तों के बीच बच्चा समानता और सहयोग, नेतृत्व, संघर्ष को सुलझाना और आपसी सामंजस्य से सीखता है। ये बच्चा, यहाँ बच्चा क्या होता है कि वह बातें सीख लेता है जो वह माता पिता को साझा नहीं कर
सीखता है। फिर साथी ग्रुप से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अच्छा और बुरा सब सीखता है, और बच्चा वैसा कुछ भी सीखता है जो अपने माता पिता से साझा नहीं कर सकता, उसको डर लगता है, और उसकी और यहाँ से वो सहयोग करने की भावना भी सीखता है, एक साथ मतलब किस तरीके से रहना है, समानता दोस्तों के बीच वो भी आती है, आता है उसके बच्चे अंदर। और स्कूल जो होता है आपका ना, विद्यालय जो होता है, विद्यालय क्या होता है, समाजीकरण का एक औपचारिक और द्वितीयक संस्था है, ठीक है। स्कूल में प्रवेश करते ही क्या होता है, बच्चा एक अनुशासित और व्यवस्थित वातावरण में आ जाता है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो एक अनुशासित और व्यवस्थित व्यवस्था में आ जाता है, वातावरण में। और यहाँ वो क्या होता है, विभिन्न धर्मों और जातियों और भूमि से बच्चों के साथ रहना और सामाजिक नियम सीखता है, और राष्ट्रीयता का मूल्य और समयबद्धता और समाजीकरण की सहीता सीखता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपका क्या आता है, आपका सारा चीज इसी में आता है, ठीक है। सामाजिक राष्ट्रीयता, समयता और सामाजिक सहिष्णुता सीखता है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, स्कूल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा पड़ोस और समुदाय, मतलब नेबरहुड एंड कम्युनिटी का में जो बच्चा सीखता है, यहाँ क्या होता है, पड़ोस बच्चों के सामाजिक दायरे का विस्तार करता है आस पड़ोस से, ठीक है। पड़ोस के त्योहारों और उत्सव में रीति रिवाज को देखकर बच्चा क्या होता है, समाज की व्यापक संस्कृति को आत्मसात करता है, वो सीखता है उस चीज को। और सामुदायिक संस्था बच्चे को सामाजिक सुरक्षा का, पहचान का एहसास कराता है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, आपका नेबरहुड में। और उसके बाद आपका क्या होता है, मास मीडिया। जनसंचार का आखिर क्या माध्यम होता है, कि आधुनिक युग में टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, समाचार पत्र और मोबाइल बच्चों के विचार को गहराई से प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका विभिन्न जीवन शैली और आदर्श को देखते हुए उनकी सोच और व्यवहार में क्या आता है, ये डेवलप होता है। तो ये सारा चीज आपका क्या होता है, मास मीडिया में आता है। तो ये आपका सोशलाइजेशन का जो आपका इंस्टीट्यूशन है, एजेंसी है, आप लिख सकते हैं परिवार और सहपाठी है ना, दोस्त लोग, पीर ग्रुप, स्कूल हो गया आपका, आसपास के लोग है ना, समुदाय के लोग, मास मीडिया, जनसंचार, ये आप लिख सकते हैं। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि आखिर कौन कौन सा एजेंसी है, ठीक है। और इसी में आपका और में जो क्वेश्चन आ जाता है, और में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है, कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका वर्णन कीजिए। मान के चलिए कि आखिर समाज में शिक्षक, एक टीचर का क्या रोल है, एक टीचर का रोल क्या होता है समाज में। अगर आप देखें एक समाज में टीचर का रोल जो होता है, वो टीचर को रोल मॉडल माना जाता है यहाँ पे ना। क्या माना जाता है, रोल मॉडल, कहने का मतलब है कि आदर्श व्यवहार, ठीक है। व्यवहार, वे- व्यवहार, व्यवहार प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है कि छात्र अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है। और उनको बोलने, बैठने तथा व्यवहार करने के तरीके का अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक का स्वयं का व्यवहार न्याय प्रिय और अनुशासित से नहीं और निष्पक्ष होना चाहिए। टीचर का व्यवहार जब अच्छा होगा, क्योंकि जब समाज इसको रोल मॉडल मान रहा है, अगर एक टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो फिर जो बच्चा उनसे पढ़ रहा है वो क्या सीखेगा, ठीक है। इसलिए टीचर का समाजीकरण में बहुत बड़ा रोल है। और क्या होता है कि टीचर है तो उसको कक्षा का एक जो वातावरण उसको रखना होगा, वो कैसा रखना होगा, लोकतांत्रिक वातावरण रखना होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं, एक कुशल शिक्षक कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां सभी बच्चों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। वो बच्चों के बीच जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना करके समानता और भाईचारे की भावनाओं का क्या करता है, विकास करता है। और उसके बाद हम तीसरे में बोल सकते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, है ना। शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करने का मतलब है हम क्या करें, ऑर्गेनाइज करें को कल्चरल ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा नाइजिंग को करिकुलर ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं
इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कि शिक्षक विद्यालय में खेल कूद हो गया, नाटक हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट एवं गाइड और समूह चर्चाओं का आयोजन कराता है। इससे क्या होता है, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में टीम भावना है ना, सहयोग, सहनशीलता और नेतृत्व जैसी सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम बोल सकते हैं स्वस्थ प्रतियोगिता का भावना बोल सकते हैं ना। शिक्षक बच्चों को एक दूसरे से ईर्ष्या करने के बजाय स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा मतलब हेल्दी कंपटीशन के लिए क्या करे, प्रेरित करे। ये नहीं कि एक दूसरे से हीन भावना रखे है, वो हमसे ज्यादा तेज है, ऐसा है वैसा है, उसका ये नोट से छुपा दें, ये कर दे, उसको परेशान करें, ऐसा नहीं है। ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े, हम भी मोटिवेट हुए हैं उससे। ठीक है, तो ये चीज है आपका। उसके बाद क्या होता है, और लास्ट जो हो जाता है आपका अभिभावक शिक्षक सहयोग मतलब पीटीएम कह सकते हैं इसका, पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग कह सकते हैं, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पेरेंट टीचर डायनेमिक ब्रिंगिंग। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, शिक्षक माता पिता का साथ निरंतर संपर्क रहे। पेरेंट टीचर मीटिंग से क्या होता है कि उसका बच्चा क्लास में कैसा रह रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो एक आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक, फिर उसको बताया जाता है कि भी क्या चल रहा है, किस तरीके से करना है, आप बच्चों को किस तरीके से निगरानी रख सकते हैं घर में। शिक्षक माता पिता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। वो अभिभावकों और बच्चों की सामाजिक समस्याओं व व्यवहारगत कमियों से अवगत कराता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, बच्चों के लिए सुधार का प्रयास करते हैं। तो ये एक होता है मतलब कि टीचर का एक रोल होता है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में। और इसी के बारे में यहाँ आपको लिखा भी हुआ है कि आखिर क्या रोल होता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जो हम बताए हैं सारा वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। मतलब कि आखिर कि विकास के संबंध में आपका एक डेवलपमेंट में आपका क्या वेरियस पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी के बारे में आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है आपका साइको इस देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ, विकास एक सतत एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा विदों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया है। ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल लोग हैं वो इन चीजों को उन वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताए, डिस्क्राइब किए हैं विकास के मतलब बारे में। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि अधिगम दृष्टिकोण ये मानता है कि विकास वातावरण तथा अनुभवों के माध्यम से होने वाले सीखने का परिणाम है ना। ज्ञानात्मक दृष्टिकोण, जिसमें क्या होता है, जीन प्याजे ने प्रतिपादित किया है विकास को मानसिक प्रक्रियाओं और सोचने की क्षमताओं के विकास से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका मनोमाज मनो मनोसामाजिक दृष्टिकोण, मतलब इरिक्शन के अनुसार क्या होता है, सामाजिक अनुभव और व्यक्तित्व संघर्ष विकास को प्रभाव करता है। और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण वैगोस्की है ना, सोशल कल्चर एक्टिविटीज के द्वारा क्या होता है, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक भूमिका पर बल देता है। इस प्रकार विकास को जैविक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त प्रभाव के रूप में क्या करता है, समझा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कोग्निटिव पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर तोड़ तोड़ के भी लिखना चाहें तो तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको 150 शब्दों में लिखना है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन अगर इसी का और में आप देखिएगा, तो और में आपका क्या है, और में आपका है कि समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण का वर्णन कीजिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको वर्णन करना है, तो बहुत इजी है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ये क्या होता है, ये समानता एवं संवैधानिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि समावेशी शिक्षा वो व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले हो, एक साथ समान अवसर के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब इसमें एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और और
हर एक विद्यार्थी को जो है क्षमता और विविधताओं को समझने का क्या करता है, अवसर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि यह शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा समान अवसर, सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देकर एक समतालु समतामूलक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका निभाती है। तो इसमें हम बोल सकते हैं, देखिए इम्पोर्टेंस में हम क्या बोल सकते हैं कि समानता और संवैधानिक अधिकार का रक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है, जो अधिकार का रक्षा क्या कहना है, मतलब कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा समान, इसमें किसी भी भेदभाव के। ठीक है, किसी भेदभाव के शिक्षा का समान अधिकार देता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में। और इसमें क्या होता है कि अ, ये चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, वो पिछड़ा हो या दिव्यांग हो, और सामान्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इससे मन में हीन भावना जो होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या होता है, दूर होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, और क्या होता है, सामाजिक मूल्य को सहानुभूति का विकास होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की मदद करने की भावना इसमें पैदा होती है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आर्थिक महत्व, मतलब कम खर्चीले व्यवस्था। ठीक है, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से विशेष स्कूल खोलना या विशेष शिक्षण नियुक्ति करना बहुत खर्चीला होता है। सामाजिक शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, भीतर मामूली बदलाव करके हम सभी बच्चे को साथ में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विविधता का उत्सव, मतलब कि यह दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि हर बच्चा विशिष्ट है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, शिक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक समस्या मानने के बजाय एक संसाधन, मतलब रिसोर्स के रूप में स्वीकार करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, अधिक समृद्ध होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। ऊपर भी जो क्वेश्चन आया था उसके भी बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास में परिवार का क्या भूमिका होता है, कि सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में जो है फैमिली का क्या रोल होता है। अगर आप एक फैमिली का रोल के बारे में बात कीजिएगा, तो फैमिली का रोल में जो है सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक व्यवहार का प्रथम पाठ होता है। ठीक है ना, प्रथम पाठ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका देखिए लिखा भी हुआ है कि परिवार बालक के सामाजिक विकास का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है ना, प्रथम देखिए यहाँ, प्रथम और महत्वपूर्ण आधार होता है। बालक जन्म के बाद सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है और वहीं से सामाजिक व्यवहार सीखना आरंभ करता है। परिवार बालक को भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिक मूल्य तथा सामाजिक नियमों का ज्ञान कराता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बालक में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति तथा जिम्मेदारी की भावना का विकास करते हैं। परिवार बालक को दूसरे के साथ समायोजन, सम्मानपूर्ण व्यवहार तथा सामाजिक संबंध स्थापित करना सिखाता है। परिवार को सकारात्मक वातावरण बालक आत्मविश्वास, सुरक्षा और सामाजिक प्रदान करता है। वहीं परिवार के आदर्श और व्यवहार बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार क्या होता है, परिवार सामाजिकरण का प्रमुख अभिकरण है जो बालक के सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह एक आदर्श नागरिक बनने में क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए एक फैमिली का जो है सोशल डेवलपमेंट में बच्चे पर बहुत रोल होता है। ठीक है, अनुशासन और सामाजिक निरंतरता का सीख होता है, वो यहीं से आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का समझ होता है बच्चा। और यहाँ पे क्या होता है, एक
जेंडर रोल स्पेसिफिकेशन मतलब लिंग भूमिकाओं की समझ आती है, मतलब ये परिवार के ही अंदर, कि कहने का मतलब है परिवार में माता पिता भाई और बहन कार्यों को देखकर बच्चे अनजाने में ही अपने लैंगिक भूमिकाओं और उनसे जुड़े सामाजिक व्यवहार को सीखता है। समाज में उससे लड़का या लड़की के रूप में क्या अपेक्षा रखते है वो चीज यही से सीखता है। ठीक है। और अगला देखेंगे तो ये यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ अटैचमेंट। कहने का मतलब है कि लगाव से सांस्कृतिक घटकों का वर्णन कीजिए, है ना। अटैचमेंट में क्या कि कल्चरल फैक्टर्स ऑफ अटैचमेंट डिस्क्राइब करना है। ठीक है। अगर आप देखेंगे जो आपका कल्चरल फैक्टर अटैचमेंट जो है वो आपका कौन कि जॉन बॉल्बी, ठीक है, जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत, ये सिद्धांत जो दिए थे आपका कौन दिए थे अटैचमेंट वाला जो है वो आपका दिए थे जॉन बॉल्बी। ठीक है। कि लगाव सिद्धांत थे, मतलब अटैचमेंट थ्योरी के बाद जो है मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि बच्चे और माता पिता के बीच में जो है वो अटैचमेंट पूरी तरह क्या होती है, सार्वभौमिक नहीं होती है। ठीक है। बल्कि इस पर सांस्कृतिक जो घटकों का जो होता है वो क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। और जो गहरा प्रभाव पड़ता है तो उसमें से जो पहला प्रभाव है वो क्या हो सकता है आपका, व्यक्तिवादी बनाम सामूहिक सांस्कृतिक, मतलब इंडिविजुअल हो रहा है कल्चरल और कोई कलेक्टिविस्ट कल्चरल। ठीक है। कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। या शिशु देखभाल की ये पद्धतियाँ, मतलब चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, बहु देखभाल प्रणालियाँ। उसके बाद इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, मतलब कि भावनात्मक अभिव्यक्ति की शैली, उसके सांस्कृतिक अपेक्षा का मूल्य। ठीक है। तो ये सब चीजें आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पे लगा लिखा भी हुआ है कि अटैचमेंट बालक और उसके देखभालकर्ता विशेषकर माता पिता के बीच विकसित होने वाला भावनात्मक संबंध है। इससे विकास में सांस्कृतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे के पोषण की विधियां अलग अलग होती है जो लगाव को प्रभावित करता है। परिवार की संरचना, सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं बालक के भावनात्मक विकास को दिशा देता है। संयुक्त परिवार में बच्चों को उनके सदस्यों का स्नेह और सुरक्षा प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जिसमें लगाव और उनके संबंध विकसित होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य जैसे प्रेम, सहयोग, सम्मान और उसके बाद आपका सामूहिकता भी लगाव को मजबूत बनाते हैं। माता पिता की भूमिका, बच्चों के व्यवहार और तथा देखभाल की शैली संस्कृति के अनुसार भिन्न होते हैं। इससे अतिरिक्त भाषा, धार्मिक विश्वास और सामाजिक वातावरण भी लगाव के विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक कारक बालक के सुरक्षित एवं स्वास्थ्य लगाव के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो ये क्या इफेक्ट है अटैचमेंट का, तो देखिए अटैचमेंट का जो थ्योरी ऑफ अटैचमेंट जो दिए थे वो कौन दिए थे, जॉन बॉल्बी दिए थे। ठीक है। उनके थ्योरी देने के बाद तब जो और लोग थे, ठीक है, और जो मतलब उनका जो समझ था वो ये समझे कि जो आपका ये पाए कि जो बच्चे और माता पिता के बीच जो आपका लगाव है वो क्या होता है, सार्वभौमिक नहीं होता है, बल्कि उस पर सांस्कृतिक जो घटक होता है, मतलब कल्चरल फैक्टर्स का जो होता है वो क्या होता है, आपका गहरा प्रभाव पड़ता है ना। इसी के बारे में हमको लिखना है 150 शब्दों में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये जो टोटल 20 क्वेश्चन था, ठीक है, आपको समझ आया होगा। और अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको कोशिश यही किया गया है कि आपको सभी चीज़ सिंपल ढंग से समझाया जाए। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और जो प्ले स्टोर पे भी ये प्रिंस एजुकेशन के नाम से ऐप है और आपका हेल्पलाइन नंबर है, तो अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अक्सर सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होता है, आप आइए और देखिए। ठीक है, चलिए आपसे विदा लेते हैं एक बार।